पढ़ेंगे हम लोग गांधी युग। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, दूसरा चरण समाप्त हो गया था, अभी पढ़ेंगे तीसरा चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण स्टार्ट हुआ था 1919 से लेकर 1947 ईस्वी तक। मतलब जब से गांधी जी की एंट्री हुई आंदोलन में, उसके बाद से गांधी जी की भारत की आज़ादी तक, गांधी जी की मृत्यु तक भी कह सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी को जन्म लिए थे और 30 जनवरी 1948 ईस्वी की इनकी देहांत हो गई थी। इस तरह से गांधी युग का तीसरा चरण स्टार्ट होता है। 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गांधी जी 1892 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे के पैरवी के लिए हेतु वो चले गए थे। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। 21 वर्ष तक रहे थे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ भी उन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों को से प्रभावित होकर उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। देखिए, क्या हुआ था, जब गांधी जी भारत जब वापस आए थे तो ये आए थे 1915 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 1915 ईस्वी में जब आते हैं 15 जनवरी को, इसलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तब उन्होंने गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और उनसे पूछा कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि देखो, भारत के राजनीति को समझना है। गोपाल कृष्ण गोखले बोलते हैं, तो तुम्हें आँख खुला, कान खुला, मुंह बंद करके 1 साल तक भारत में भ्रमण करना है, घूमना है, सभा में भाग लेना है, लेकिन मुंह बंद रखना है, बोलना नहीं है। तो 1915 से लेकर 1916 तक देखिएगा, गांधी जी जब आए हैं उसके बाद तक 1 वर्ष तक उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ घूमे हैं, समझे हैं और आकलन किया है। 1917 में जाके गांधी जी ने पहला सत्याग्रह करते हैं, जो कि चंपारण का होता है। तो इस तरह से स्टार्ट होता है। देखिए, गुरुओं का मैं सिलसिला बता देता हूँ। गुरु शिष्य, देखिए गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुरुओं का सिलसिला स्टार्ट होता है। अब देखिए, आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चर्चा ऐसे करना है, जिस समय गांधी जी भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से 18 ईस्वी का जो युद्ध था प्रथम, उन्होंने सरकार के युद्ध के प्रयास में एम्बुलेंस कोर द्वारा मदद किया था। देखिए, सरकार जो भारत सरकार उस समय था अंग्रेज, उसको मदद किया, कहा कि युद्ध चल रहा है भाई, मदद करो इसको। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित कर दिया गया। किनको? गांधी जी को। कहा कि ये तो गांधी जी आया है, तो ब्रिटिश इसको सम्मानित किया, कहा कि बहुत अच्छा हमारे लिए काम कर रहा है। युद्धों के दिनों में गांधी जी द्वारा भारतीय युवाओं को कहा गया था कि सेना में भर्ती हो, मदद करो। तो इसीलिए कुछ लोग इन्हें भर्ती का सर्जेंट भी कहते हैं। देखिए, युवाओं को द्वारा इनको भर्ती का सर्जेंट भी कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। यहाँ पे कहा गया भर्ती का सर्जेंट, किसके द्वारा कहा गया? तो यहाँ के युवाओं को द्वारा इनका नाम दे दिया गया था। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कर दिया। देखिए, 15 में किया सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वराज स्वशासन की विस्तार व्याख्या किया। देखिए, पिछला बार यूपीएससी में पूछा गया था स्वराज क्या है। स्वराज स्वशासन, स्वशासन का मतलब है कि स्वयं के ऊपर शासन करना है। जैसे नियमित इसका शिष्टाचार होना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं के ऊपर जब शासन हो जाएगा तो व्यक्ति भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है एक्स, उसके ऊपर मान लीजिए ये जो बबुआ है, इसके ऊपर स्वयं का शासन है, तो ये नियमित रूप से रहेगा, नियमित रूप से ये शिष्टाचारी का पालन करेगा, ऑफिस जाना ऑफिस का ही काम करेगा, कोई घूसखोरी नहीं करेगा। इस तरह के बहुत सारे हैं, और जो व्यक्ति के लिए चाहिए, मानव के लिए चाहिए, वही मानव के लिए ही करेगा। तो ये गांधी जी का स्वशासन का अर्थ क्या है? तो स्वयं के ऊपर शासन, ये पूछा गया पिछले बार के क्वेश्चन में। अब देखिए, 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह के समय पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। धमकी क्या दी थी? उन्होंने कह दिया था कि सत्याग्रह करेंगे ही। चंपारण सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कहा कि ये तो महात्मा हो गए। महात्मा को उपाधि दे दिया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए, खेड़ा सत्याग्रह होता है। देखिए, सत्याग्रह का सिलसिला शुरू हो गया, सत्याग्रह 1 यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब देखिए, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह था, वास्तविक में खेड़ा सत्याग्रह जो था 1918 ईस्वी में गांधी जी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। इसमें क्या था कि फरवरी मार्च 1918 ईस्वी को अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के
प्लेग बोनस को लेकर विवाद आरंभ हुआ था। प्लेग देखिए एक बीमारी था। इस बीमारी के लिए कहा गया था कि जिनको जिनको ये प्लेग के समय काम करेंगे हमारे कंपनी में आके, उसे बोनस दिया जाएगा, समझे। तो इसके लिए विवाद हो गया। मिल मजदूरों को 20% बोनस देने का निर्णय लिया, जबकि गांधी जी ने मजदूरों को 35% बोनस देने के लिए समर्थन किया था। मार्च 1918 ईस्वी में मजदूर हड़ताल पर चले गए। देखिए मार्च में हड़ताल पर चले गए, फरवरी तक माना गया, हड़ताल में चले गए। गांधी जी के आश्वासन पर अनशन पे बैठने के बाद मिल मजदूर सारे मालिकों को ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गया। देखिए ट्रिब्यूनल, अब आपको बता देते हैं कि एक ये जो है इकोनॉमिक का एक जिसमें पढ़ते हैं, एक अलग चैप्टर है ये, ट्रिब्यूनल को कैसे सौंपते हैं। जो इसको विस्तार से जानना है तो मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा। इसमें क्या है कि गांधी जी, ट्रिब्यूनल क्या है, देखिए कोई भी उद्योग है, उद्योग के लिए जैसे उद्योग की समस्या का समाधान करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया सरकार के द्वारा। ये सरकार के द्वारा नहीं, ये तीसरा पार्टी है जो क्या करता है कि मजदूर और मालिक दोनों के बीच के समझौता करने के लिए इसमें शामिल होता है। ये ट्रिब्यूनल मध्यस्थता कराता है, इसका काम है। तो इस तरह के बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। ट्रिब्यूनल ने श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला दे दिया। ट्रिब्यूनल कहा था कि हाँ इसको 35% बोनस दो, जब है तो मिल मजदूरों के लिए। तो ये इस तरह से आंदोलन खत्म हो गया था, मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या था कि अम्बालाल साराभाई था, उसके खिलाफ चला था। रॉलेट एक्ट 1919, 17 मार्च 1919 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जहां चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून कहा गया था। गांधी जी द्वारा इसको काला कानून कहा जाता था। गांधी जी कहते थे कि ये कैसा कानून है, काला कानून है, ये हमारे उपयोग। रॉलेट एक्ट एक अंग्रेजी सरकार की बर्बर और अस्वेच्छाचारी नीति का स्पष्ट प्रमाण था। देखिए अंग्रेजी सरकार का था। भारतीय जनता ने रॉलेट एक्ट का काला कानून कह के आलोचना किया था। भारतीय जनता कहा था ये काला कानून है, इसे मानेंगे नहीं। गांधी जी के अनुरोध पर, देखिए गांधी जी अनुरोध करते हैं, 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। हिंसा का छोटी मोटी घटनाएं के कारण गांधी जी का पंजाब और दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया। कहा कि हिंसा का छोटा मोटा घटना हो गई थी जिसके कारण गांधी जी को दिल्ली और पंजाब में जाने से मना कर दिया था। पूछ सकता है कि 1919 में कहाँ गांधी जी को जाने से मना किया था, तो दिल्ली और पंजाब में। दिल्ली में प्रवेश के प्रयास में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी गांधी जी दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से देश भर में आक्रोश बढ़ गया और गांधी जी को बम्बई ले जाकर रिहा कर दिया गया। देखिए जब देखा कि आक्रोश बढ़ रहा है तो गांधी जी को बम्बई ले गया और वहां जाकर इनको रिहा कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए गांधी जी द्वारा एक सत्याग्रह सभा स्थापित की गई, जिसमें जमनालाल बजाज द्वारा जमनालाल बजाज दास, द्वारिका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर सेमानी, बीजी हरमैन आदि शामिल थे। एक क्या था, एक समिति स्थापना किया गया, मतलब कि सत्याग्रह सभा के लिए, ठीक है। तो इन लोगों ने शामिल दिया था। अब देखिए इसी के बाद रॉलेट एक्ट के बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है। पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। किस कानून के तहत, तो ही बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के कानून के तहत, मतलब काला कानून के तहत। 10 अप्रैल को निकलने गए शांतिपूर्ण जुलूस, इसलिए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला था विरोध करने के लिए। पुलिस ने गोली चलाकर निहत्थे आंदोलनकारियों को मरवा दिया, जिसमें स्थिति बेकाबू होने के कारण परिणाम स्वरूप 12 अप्रैल को पंजाब से सेना बुलाई गई। देखिए स्थिति बेकाबू हो गई, क्या है कि निहत्थे लोग को मार दिया, तो इन लोग भी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित के कारण बेकाबू हो गया, तो पंजाब से सेना को बुलाकर फिर से यहाँ क्या, तो जालियांवाला बाग में इनको तैनात किया गया उस इलाका में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में 10 अप्रैल को हुई गोलीकांड के नेताओं किचलू सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध का एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया गया था। अंग्रेजी जनरल डायर, देखिए यहाँ पे पूछा जाता है, अंग्रेजी जनरल डायर ने बिना कोई सूचना या चेतावनी के सभा स्थल पर में उपस्थित भीड़ पर गोली चलवा दी। देखिए डायर चलवाई है, अंग्रेजी जनरल ओ डायर है, ठीक है, एक डायर है, तो जनरल ओ डायर ने चलवाया था और डायर ने इसको अंजाम दिया है। दोनों डायर था उस समय।
करीब 1000 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी, कह रहा 10 मिनट तक गोलीबारी हुई थी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चलते रहा था और 379 व्यक्ति मारे गए थे, सरकार कह रही है। 1200 लोग घायल हो गए, जो कि वास्तविक बताता है कि 1000 लोग मारे गए हैं। अब देखिए ये जो आंकड़े बताते हैं और सरकार तो कम ही करके बताएगी। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नाइट और सर की उपाधि, देखिए नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला हुआ था अंग्रेज के द्वारा, अच्छे काम के लिए उपाधि देते थे, और सर की उपाधि भी त्याग दी, कहा कि मैं सर की उपाधि भी त्याग देता हूँ। और उपाधि देने के साथ क्या होता है कि कुछ पैसे और राशि और सम्मान पत्र दिया जाता है, तो इस सबको सब वापस दे देना मतलब त्याग देना। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार ने इस हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, देखिए एक लॉर्ड हंटर है, एक हंटर आयोग है, ठीक है, तो लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग की गठन किया, जिसके सदस्य ने मजिस्ट्रेट जस्टिन टेस्कन, मिस्टर राइस, सर जॉर्ज बोरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सितालवाड़, है ना, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण आदि शामिल थे। देखिए इसमें कितने लोग थे ये पूछ दे सकता है कि आपको बताइए कि जो हंटर आयोग के गठन हुआ था आज इसमें जांच के लिए, तो कौन कौन लोग थे। तो देखिए इसमें लोग थे जस्टिन टस्कन, मिस राइस, सर जॉर्ज बोरो, सर टॉमस स्मिथ, सर चिमनलाल सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण आदि। देखिए ये सर की जो उपाधि इनके पास है ना, तो इसी तरह के सर की उपाधि था रविन्द्रनाथ टैगोर के पास, तो उन्होंने त्याग दिया था। इन लोग की अध्यक्षता में एक समिति की गठन किया, और समिति गठन करने के बाद लंदन में मार्च 1940 ईस्वी में क्रांति, देखिए अब इसका निर्णय दिया गया, और उन्हीं लोग ने कहे थे 339 लोग 79 लोग जो मारे गए। लेकिन लंदन में मार्च ने, देखिए इसकी घटना का एक प्रकोप क्या होता है कि उधम सिंह नामक व्यक्ति जो है उसमें मरते हुए देखता है, लेकिन वो बच जाता है। 1940 ईस्वी में देख लिया, 1919 की घटना है, घटना 1919 की है, लेकिन जाता है कब, 1940 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है 21 साल के बाद, 1940 हो गया ना, 1940, 21 साल के बाद एक व्यक्ति है, उसका नाम है उधम सिंह, जनरल ओडायर, कहते हैं ना ओडायर ने चलवाया था, ओडायर की हत्या कर दी। जनरल ओडायर के जाके वहाँ गोली मार देता है, ये बदला लिया, समझे। इसके बाद फिर देखिए क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि खिलाफत, देखिए अन्य सदस्य जो है, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु, कांग्रेस भी कहा कि मैं भी जांच करूंगा, तुम क्यों। तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति की गठन करता है, जिसमें समिति में नियुक्त मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी, जयशंकर जयंकर आदि समिति के सदस्य होते हैं। आइन के अनुसार जो होता है 1000 लोग मारे जाते हैं, बताया गया था। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन तुर्की साम्राज्य के खिलाफ के विरोध हुआ। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर देखा। देखिए खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था इसके बारे में बताते हैं। देखिए तुर्क में मुस्तफ़ा कमल पाशा नाम के एक साम्राज्य व्यक्ति थे, जो कि खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, खलीफा के पद समाप्त कर दिया, और खलीफा का पद तुर्क में समाप्त कर दिया। तुर्क में सत्ता किसका था, ब्रिटेन का। इसकी वजह से लोग क्या था, आक्रोशित हो गया, और इसने कहा कि यहाँ भी ब्रिटेन है, वहाँ भी ब्रिटेन है, तो यहाँ के ब्रिटेन की पीटो। जैसे हो गया ना कि बिहार के लोग को गुजरात में सताया गया। तो अब क्या देखेगा कि गुजरात के लोग यदि जो बिहार में है तो उसको भी सताओ। तो इसी तरह की घटना वहाँ भी हो गई। एकता का एक सुनहरा अवसर देखा था। गांधी जी कहा था कि यही एक मौका है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ आ जाएंगे। सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की गठन हो जाती है, और अखिल भारतीय स्तर पर 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। किसके, अखिल भारतीय स्तर पर। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने ही किया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं को बहिष्कार करना। देखिए असहयोग आंदोलन किए थे गांधी जी, कहे 1920 ईस्वी में, और कहे थे कि इसमें जो भी है किसी को सहयोग ही नहीं करना है, समझे। आईसी आंदोलन में कहा गया था कि 1 वर्ष में आज़ादी। पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में आज़ादी कहा गया था, 1 वर्ष में आज़ादी कौन सा आंदोलन में, तो इसी आंदोलन में कहा गया था। असहयोग में कहा था कि हम सहयोग ही नहीं करेंगे उसको, असहयोग नहीं करेंगे तो धीरे धीरे अपने सब छोड़ देगा। उसका नाई कौन है, भारतीय लोग हैं। अंग्रेज के सब काम करने वाले लोग कौन है, तो भारतीय सहयोग नहीं करेंगे। 10 अगस्त 1920 ईस्वी को सम्मान
संपन्न सरवर की संधि के बाद तुर्क विभाजन हो गया। देखिए क्या होता है, 10 अगस्त 1920 ईस्वी को संपन्न सिरवस की संधि के बाद तुर्क का विभाजन कर दिया गया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन का सीधा कार्यवाही करके विधान परिषद का बहिष्कार करने और असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय ले लिया गया 1920 ईस्वी में। ठीक है, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में इस आंदोलन की पुष्टि की। असहयोग आंदोलन के सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली जो प्रथम व्यक्ति थे असहयोग आंदोलन में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पे, देखिए चौरी चौरा एक जगह है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में। ठीक है, 5 फरवरी, देखिए कहीं कहीं 4 फरवरी भी देता है, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी के असहयोग आंदोलन ने क्रोध में पागल होकर, मतलब क्रोध से आक्रोशित होकर 22 जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी को 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी जी को देखिए एक बात पता था, लोग कहते हैं कि गांधी जी ने गलत किया, अभी सही ट्रैक पर चल रहा था, सब लोग बड़े पार्टी के नेता कह रहे थे कि सही ट्रैक पर आंदोलन जा रहा था, अब तो आज़ादी देना ही पड़ता उसे, क्योंकि इतना आक्रोशित में वो रह ही नहीं पाता। लेकिन गांधी जी को पता था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में देखे हुए थे कि अंग्रेज बहुत ही चालबाज है, उस किसी तरह से इस आंदोलन को तो उस्काने का काम कर रहा था कि अब आक्रोशित हो जाए, पीट के इसको शांत कर देंगे, पक्का पीट देता। लेकिन गांधी जी ने चालाकी से 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसे वापस ले लिया। ये देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की पुस्तक बोलती है कि गांधी जी ने चालाकी से लिया था, नहीं तो इसको आंदोलन को समाप्त कर देता कभी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी को हुआ था। CR दास, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना करते। देखिए स्वराज पार्टी का स्थापना क्यों किया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी था, तो कांग्रेस पार्टी का कहना था कि चलो ऐसा करते हैं कि हम लोग विधानसभा में जाकर इस आंदोलन के बहिष्कार करते हैं, इसका अंग्रेज का बहिष्कार करते हैं, सदन के कार्य को बाधित करते हैं। तो इसमें क्या था कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग तैयार नहीं थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि चलो हम लोगों ने एक अलग पार्टी बना देंगे। CR दास और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में कर डालते हैं। समझे, इस तरह से क्या होता है, इस तरह से स्वराज पार्टी की स्थापना हो जाती है। स्वराज पार्टी का स्थापना होने 1924 ईस्वी में सत्येंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जो एक क्रांतिकारी संस्था थी। देखिए इन्होंने 1924 ईस्वी में इन लोगों ने क्रांतिकारी संस्था की स्थापना कर देते हैं। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी, देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी की घोषणा की कि हाउस ऑफ कॉमन के उदार दल के सदस्य सर जॉन साइमर की अध्यक्षता में 7 सदस्य राजकीय कमीशन भारत आने वाले हैं। कमीशन का उद्देश्य यह पता लगाना था कि भारतीय प्रांतों में सरकार कैसे चल रही है। समझे, देखिए कमीशन का उद्देश्य यही था, प्रतिनिधि संस्था कहाँ तक ठीक कार्य कर रही है तथा उत्तरदायी सिद्धांत को किस रूप में अपनाया जाए और किससे इसमें किस प्रकार के परिवर्तन किए जाए। देखिए साइमन कमीशन 7 लोग के होना है, और इसमें आया था पता लगाने के लिए हमारे यहाँ की व्यवस्था कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, नहीं चल रहा है तो क्या इसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन क्रोधित क्यों लोग हो गए, तो क्रोधित होने के कारण देखिए साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारत को अपनी भावी संविधान बनाने की किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं है। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को यह कमीशन बम्बई में आई, पूरे देश में इसका बहिष्कार किया गया और साइमन वापस जाओ के नारा लगाया गया। बात ये तो यही बात हुआ कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए दे दिया गया। कहा गया कि देखिए यहाँ जो भी व्यवस्था खराब चल रही है उसको सुधार करेगा, लेकिन व्यवस्था खराब किया कौन, अंग्रेज, सुधार करने वाला कौन, अंग्रेज, समीक्षा कौन करेगा, अंग्रेज, तो हमारे लिए भला सोचोगे कैसे तुम, इसीलिए इसकी बहिष्कार किया गया। अब बहिष्कार करने के कारण क्या हुआ कि 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत पहुंचा, जैसे ही पहुंचा मुंबई में इसको बेजोड़ बहिष्कार हुआ, कहा नहीं चाहिए नहीं चाहिए, मुंबई में बहिष्कार हुआ, पूरे देश में बहिष्कार हुआ।
इसी के नतीजा ये हुआ कि लाला लाजपत राय बेचारे को लाठी से मारा गया इसमें। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नेहरू रिपोर्ट देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट 19 मई 1928 ईस्वी को डॉक्टर अंसारी के सभापति में बम्बई में एक बैठक हुई, जिसमें भारतीय विधान के सदस्यों को प्रारूप तैयार करने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई, जिसे 1 जुलाई 1928 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट इसको कहा जाता है। इसमें मांग था, इस समिति ने सर तेज बहादुर सुप्रो, सर अली इमाम, सरदार मंगल सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि शामिल थे। यह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से परिचित था। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जानी थी। रिपोर्ट ने नागरिकों को 19 मौलिक अधिकार प्रदान करके सिफारिश की थी। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होना चाहिए, इस तरह की रिपोर्ट लिखा था। इसमें क्या था कि भारत के संविधान बनेगा, इसका एक खाका तैयार किया गया था नेहरू रिपोर्ट में। और ये भारत का संविधान कैसा होगा, तो धर्मनिरपेक्ष होगा। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये होता है कि कोई भी धर्म का हम बढ़ावा नहीं देते हैं और किसी का निंदा भी नहीं करते हैं। सब धर्म को एक समान मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब जो क्या है, धर्म है। ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में, देखिए ये सबसे बड़ा यादगार लम्हा था। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का आयोजन किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता में जुड़ गए। इस सम्मेलन की नेहरू रिपोर्ट 1928 को पूरी तरह से निरस्त घोषित कर दिया। देखिए नेहरू रिपोर्ट जो था 1928 में जो बन के आया था उसको निरस्त कर दिया, कहा कि ये नहीं चलेगा। और देखिए मजेदार बात क्या है कि नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति कौन, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल के पिता थे, और रद्द करने वाला कौन, जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल के पुत्र हैं। तो मतलब पिता के बनाया हुआ रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने रद्द कर दिया, कहीं नहीं चलेगा ये। इसमें क्या था कि कुछ सुधार करके फिर से वापस लाया गया है, आप आगे पढ़ेंगे। रावी नदी के तट पर सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा को इसी दिन तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इनकलाब जिंदाबाद के नारा के बीच फहराया गया था। इस समय समझे 29 को। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुई अपनी बैठक में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। देखिए गांधी इन लोगों ने कहा था कि चलो अब अंग्रेज भाग जाएंगे कुछ दिन में, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे ना कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। अब प्रत्येक दिन हम लोग 26 जनवरी को ही मनाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसलिए हम लोग आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 1950 ईस्वी से। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी। 14 से लेकर 16 फरवरी 1930 ईस्वी तक कांग्रेस की एक बैठक साबरमती में हुई, जिसमें एक प्रस्ताव पास कर गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शांतिपूर्ण अधिकार दिया गया। ठीक है। इसके बाद ही सविनय अवज्ञा के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। देखिए अब क्या किया था कि अंग्रेज को चाहिए था पैसा, और जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा, तो टैक्स कैसे कलेक्ट करेगा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति और उस समय चीनी का बहुत कम खपत था और चीनी पे टैक्स लगा देता तो चीनी खाएंगे ही नहीं, छोड़ देंगे। लेकिन अंग्रेज को पता था कि नमक सबके ज़रूरत की चीज़ है, उस पर टैक्स लगा दो, इसीलिए नमक पे टैक्स लगा दिया गया। इसके वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा भारतीयों को, और बहुत ज़्यादा उसको कर आने लगा। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम नमक के लिए तुम्हारे अधिकार में है, तो हम लोग भी नमक बनाएंगे। तो 12 मार्च को इस निर्णय लिया गया, नमक सत्याग्रह इसका नाम दिया गया। 78 अनुयायी 78 व्यक्ति ने शुरुआत किया था। दिक्कत है ना कि हम तो निकले थे अकेले, लोग जुड़ते गए, कारवा बन गई, यही बात हुआ यहाँ पे। 78 अनुयायी के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी चलना शुरू कर दिया, और 320 किलोमीटर, याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है, 320 किलोमीटर 24 दिन में पूर्ण करने की उपरांत 24 दिन में चले थे पैदल, बिना गाड़ी मोटर के। उपरांत 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया। यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की। देखिए सविनय अवज्ञा की शाब्दिक अर्थ पूछता है, कभी कभी लिखने के लिए आता है। तो सविनय का क्या है कि हम सविनय करते हैं, मतलब कि मैं क्या करता हूँ, विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ। ठीक है। अवज्ञा का क्या अर्थ है, अवज्ञा क्या मतलब जागरूक होने के लिए एक आंदोलन चलाते हैं। किसको, तो जिसके विरुद्ध, अंग्रेज को। अब अंग्रेज को हम लोग क्या करें कि हे भगवान इसको बुद्धि दो,
ये बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग को अधिकार दो, कह रहे हैं इसको बुद्धि दो ताकि ये सब कानून छोड़े। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। देखिए मध्य प्रांत जो था, मध्य प्रांत बोला जाता है भारत। देखिए भारत जो है ये भारत है, ये भारत के जो भी है जैसे भी बन रहा है ये भारत अब समझने के लिए है। ये मध्य प्रांत जो था इसमें क्या किया गया था कि कहा गया था कि अधिनियम की ये कानून बनाया गया था। गांधी जी ने अपनी 11 सूत्री मांगों में 11 सूत्री मांग रखे थे गांधी जी ने। मांग में मांग ना मानने जाने पर इरविन के एक पत्र लिखा था, मैंने रोटी मांगी थी मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। देखिए गांधी जी 11 सूत्री मांग रखे थे। इसमें मांग था कि हमें स्वाधीनता दिया जाए, मुझे अधिकार दिया जाए, हम लोग भी व्यक्ति हैं, मानव जैसा व्यवहार किया जाए। बट इरविन को लिखा था, इरविन को एक पत्र लिखे। इरविन उस समय क्या वायसराय थे। तो उन्होंने गांधी जी कहते हैं कि मैंने रोटी मांगी थी, क्या मांगी थी रोटी, लेकिन मुझे पत्थर मिला, अब इंतजार की घड़ी समाप्त हुआ, अब होगा दंगल दंगल। गांधी जी भी बहुत कठोर बात बोल दिए थे उसमें। इसी आंदोलन के समय उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबीलाइयों ने गांधी जी को मंगल बाबा की उपाधि प्रदान की। देखिए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जो रहते थे कबीले लोग होते थे। कबीले क्या है कि झुंड बना के रहने वाले एक समूह थे। उन्होंने इसे कहे थे मंगल बाबा, कहते ये बाबा जो है मंगल बाबा है। ठीक है, जैसे जैसे उन लोगों को भेष है भूषा है वैसे तरह से भाषा है उनका। तो प्रथम देखिए अब होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को से लेकर 13 जनवरी 1931 ईस्वी तक लंदन में आयोजित यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें अंग्रेज शासकों द्वारा भारतीयों को बराबरी का दर्जा दिया गया था। देखिए कहा गया था कि गोलमेज सम्मेलन होता है लंदन में, उसमें पहला ऐसा बात था, वार्ता था। वार्ता मतलब क्या था, बैठक था, जिसमें अंग्रेज शासक द्वारा कहा था भारतीयों को भी बराबर का दर्जा है, तुम भी एकदम हमारे जैसा हो। ब्रिटेन के सम्राट पंचम जॉर्ज पंचम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन पंचम जी करते हैं तथा प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में भाग ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, कहा कि पहले से तुम हमको बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हो तो क्या इसमें खाक दोगे, तुम दिखावा कर रहे हो, इसलिए भाग ही नहीं लिया इसमें। ठीक है, लेकिन गांधी इरविन समझौता हो जाता है, भाग नहीं लिया। तो वहाँ से पूछा गया किसके, मैकडोनाल्ड के द्वारा, बाबू बताओ हम लोगों ने इतना बड़ा सभा किया है, भारत से कोई प्रतिनिधि नहीं आया है, जो आए हैं तो पिछड़े दलित के प्रतिनिधि है और एक अल्पसंख्यक के प्रतिनिधि है मोहम्मद अली जिन्ना, और फिर एक जो ये थे पिछड़े दलित के प्रतिनिधि अम्बेडकर जी। तो ये तो हम लोग जो रखा है इतना बड़ा सभा उसमें तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो गांधी जी के साथ इरविन ने समझौता किया कि क्या बात है सर, आप जा नहीं रहे हैं वहाँ गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी ने उस समय कहा, इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है, और इसमें मुख्य शर्तें रख दिया। जो 11 सूत्री था इसमें गांधी जी ने कहा कि ये रख देते हैं 11 सूत्री को, इसमें रख दिया। इसमें मांग देखिए माना गया है, ऐसी बात नहीं है। और इसी के बाद देखिए क्या होता है, महत्वपूर्ण घटना जो हमारे देश में हो जाती है, आ, शहीद दिवस के रूप में जिसको मनाते हैं। इसमें 3 हमारे शहीद नेताओं को फांसी दे दिया जाता है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं आगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सिविल सेवा आरंभिक परीक्षा 2024 के विशेष सामग्री जो था, प्रतियोगिता दर्पण ने एक अंक में निकाले थे। ये पुस्तक एक छोटा सा पुस्तक है, इसमें सार दिया गया है, तो उसी से हम पढ़ रहे हैं, इसमें आज बता रहे हैं। तो इसका एक सीरीज चल रहा है, सिलसिला चल रहा है। तो हम लोगों ने लगभग 5 वीडियो पूरा कर लिया है। ये वीडियो जो आया है ये छठा है। तो इस तरह से आगे भी आपको बताते रहेंगे। आप चैनल का लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू। और सपोर्ट करने के लिए आप जितने भी एजुकेशन चैनल है उसमें आप शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिले। आप लोग को ये लाइक कीजिएगा तो इससे मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जिस पर लाइक ही नहीं जाता है और व्यू नहीं जाता तो मुझे भी लगता है कि नहीं काम करना चाहिए इस पर। बट लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस पर काम करूँगा। थैंक यू दोस्तों सपोर्ट के लिए। बाय बाय।